बिहार राज्य के सभी भविष्य के अधिकारियों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से, आज़ाद बीपीएससी की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द सफल हो सकें और अपने घर परिवार, माता पिता और अपने जो आपका समुदाय है, जो आपका परिवेश है, उसका नाम रोशन कर सकें। और इसी को लेकर कि आप सब जल्द से जल्द प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें और उसी के साथ मुख्य परीक्षा भी आपकी बेहतर हो, इसी के लिए हमारा प्रयास है। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभी हम जो है टारगेट लेकर चल रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत अभी भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है और निश्चित रूप से आप सबका जो सहयोग है बहुत बेहतर तरीके से मिल रहा है। बस इतना ही उम्मीद करता हूं आप सबसे कि जिस तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर आप कार्य भी कर रहे होंगे। जहां पर आपको कमियां दिख रही होंगी, आप उस पर मेहनत कर रहे होंगे। इस क्लास का उद्देश्य है कि कम से कम आपको प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, वो आपके बेहतर हो जाएं और साथ ही साथ आप आकलन कर सके कि किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो, अभी आप तैयारी करना प्रारंभ किए हों, तो आपके लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इस वीडियो से आउटपुट बेहतर नहीं ले पाएंगे। तो पहले आप अपना बेस कंप्लीट करिए, बेस मजबूत करिए, उसके बाद आइए जब आपको परीक्षा देनी हो तब आप प्रश्नों के रूप में साथ चलिए हमारे, तो निश्चित रूप से आपको इसका बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा। एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक का भी बटन बना हुआ है, उसका भी प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो या तो लाइक या तो डिसलाइक, दोनों में से एक जरूरी है। चलिए, आज आपकी जो कक्षा थी विशेषकर प्राचीन भारत से संदर्भित, तो वो समाप्त हो जाएगी। प्राचीन भारत में आज तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वर्ष 1992 से वर्ष 2020 के बीच, सभी प्रश्नों का आपने अध्ययन कर लिया है यदि आज आप पूरी वीडियो देख लेते हैं। आज की वीडियो के बाद आपका प्राचीन भारत बिहार राज्य की दृष्टि से 100% तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 20 वर्षों में। साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि जो नवीनतम हमारा पाठ्यक्रम है, जिस प्रकार से नवीनतम जो बदलाव किए गए हैं, जहां से ई विकल्प जोड़ा गया है, उसके बाद से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से आज मानकर मैं चलता हूं कि आप सभी छात्रों का प्राचीन भारत समग्रता से कंप्लीट हो जाएगा। जिनका नहीं हो रहा है, आपके पास शनिवार और रविवार का समय है, 2 दिन में आप समाप्त करिए, क्योंकि आपको अब अगली वीडियो सोमवार को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बार बार कह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न मैं हल कर आ रहा हूं सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, याद रखिएगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? इनमें से कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है? आपको बताना है। 4 लिपियां यहाँ पे दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई है? ब्राह्मी लिपि दी हुई है, शारदा लिपि दी हुई है, खरोष्टी दी हुई है, नंद नागरी दी हुई। इनमें से कौन सी लिपि है आपको बताना है। तो चलिए प्रयास करें और सही जवाब दें। याद रखिएगा, आपको अपना स्व मूल्यांकन भी करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट तो है नहीं, लाइव सेशन है। तो लाइव सेशन में आपके कितने सही हो रहे हैं, आपको अपना स्व मूल्यांकन भी अवश्य करना चाहिए। तो स्व मूल्यांकन प्रतिदिन अपना अवश्य करें, बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, स्व मूल्यांकन किस तरह करेंगे कि लाइव सेशन में यदि आप 30 प्रश्न देख रहे हो तो 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका स्व मूल्यांकन होता है। और याद रखिएगा, कम से कम 70 से 80% प्रश्न आपके सही होने चाहिए। कम से कम 70 से 80%। यदि इससे कम सही हो रहा है, निश्चित रूप से आपको और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए इसको बताएं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही उत्तर है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, खरोष्टी लिपि को जो पढ़ने का श्रेय जाता है कि सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था, तो इसमें काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस लिपि को पढ़ा था। जैसे मैसन ने पढ़ा था, मैसन के बाद यदि हम देखें प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, जिनको श्रेय जाता है कि इन्होंने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। प्रिंसेप के बाद कर्निंघम आते हैं, इन्होंने भी
खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। तो खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाले व्यक्तियों में कर्निंघम, प्रिंसेप और मैसन शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो प्रिंसेप मतलब जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप की जब बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसेप। यह भी आपने देखा था पिछली कक्षा में, आज भी आपको याद आना चाहिए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो पहला विद्वान था वो था जेम्स प्रिंसेप, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि बात अशोक की हो रही है तो आपको बता दें, अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हुआ करते थे, अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हुआ करते थे। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हुआ करते थे। हालांकि दो अभिलेख इनके हैं जो इसके अपवाद हैं। पहला है शाहबाज गढ़ी और दूसरा है मानसेहरा, क्योंकि शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा जो इनके अभिलेख हैं, इनकी जो लिपि है वो है खरोष्ठी। तो याद रखिएगा कि इनमें ज्यादातर जो आपके अभिलेख देखने को मिल रहे हैं अशोक के, वो ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं, लेकिन शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा है जो आपको खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अशोक के समय में कुछ अभिलेख ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनकी जो लिपि थी वो थी अरामाइक लिपि। वो कौन कौन से हैं? जैसे तक्षशिला व लघमान बोलते हैं, काबुल के पास पड़ता है। तो तक्षशिला और लघमान काबुल से अरामाइक लिपि में लिखा हुआ अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से अशोक के जो अभिलेख थे, जो शिलालेख थे, वो 3 भाषाओं में लिखे गए थे। कौन कौन सी भाषा? लिपि उनकी लिपि कौन थी? लिपि थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरामाइक, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्टी के लिए 2 याद रखिएगा, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, और अरामाइक लिपि के लिए मैंने अभी आपको बताया काबुल के पास स्थान पड़ता है लंघमान, और दूसरा तक्षशिला। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है आपको बताना है, बताएं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएं, चले बताएं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इनमें से अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है आपको बताना। चलिए बताएं। अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो था नैतिक संहिता। क्या था? नैतिक संहिता। और इसका सही उत्तर है ई विकल्प। ई विकल्प क्यों सही उत्तर है? ई विकल्प इसलिए सही उत्तर है क्योंकि इनमें जो विकल्प दिए हैं ABCD, इनमें से एक से ज्यादा विकल्प हैं जो अशोक के धम्म के मूल संदेश के अंतर्गत आते हैं, मूल संदेश को समाहित करते हैं। जैसे शांति और अहिंसा, राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारी चीजें अशोक के धम्म में समाहित थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अशोक के जो विभिन्न शिलालेख हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, और विशेष रूप से अशोक के 2वें और 7वें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने कम पाप करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, दया दान करने के लिए और सत्य बोलने के लिए बात की है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? चलो बताएं, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह आपको बताना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है
कई बार पूछा गया है। और यदि हम इस प्रश्न की बात करें कि यह कब पूछा गया है, ये प्रश्न 1994, 1996, 1998 में लगातार पूछा गया। बताएं किसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये आपका है भाभू स्तंभ। भाभरू स्तंभ जो है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह अभिलेख यह भी प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। यही अभिलेख बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए डी विकल्प सही उत्तर है। चलें इसमें बताएं, आप स्वयं से ईमानदारी से अपना नोट करते रहिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलें, और आज आप बताओगे भी कि आपके कितने सही हो रहे हैं। सभी जो लोग देख रहे हैं, जो लोग गंभीर हैं अपनी तैयारी के प्रति, आप अनिवार्य रूप से बताओगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बताएं इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, आपको बताना है। चलें बताएं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, मुख्य रूप से इसमें राजनैतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये संबंधित किससे है? राजनैतिक नीतियों से। आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सारी बातों का इसमें संकलन किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? कौटिल्य का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मैकियावेली, नाम आपने सुना होगा, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संदर्भित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे राजकीय चिन्ह पूछा जाता है कई बार, तो पता होना चाहिए। राजकीय चिन्ह की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मयूर राजकीय चिन्ह था। राजकीय चिन्ह के साथ साथ भाषा यदि हम बात करें इस समय, तो भाषा इनकी पाली थी, पाली भाषा को बढ़ा रहे थे ये। शिक्षा का केंद्र इस समय, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या था? तक्षशिला। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कब तक्षशिला केंद्र था, कब नालंदा केंद्र था, आपको पता होना चाहिए। तो इस समय शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। और इनका विवाह, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हेलेना के साथ हुआ था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ये आपको पता होना चाहिए। और सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वृद्धावस्था में इन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु, याद रखिएगा, अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। भद्रबाहु जैन मुनि से जैन दीक्षा ली थी। और श्रवण बेलगोला नामक स्थान है जहां पर 297 ईस्वी पूर्व में इन्होंने संतारा प्रथा होती है इसमें जैन धर्म में, और जिसको सल्लेखना भी बोलते हैं। तो सल्लेखना पद्धति के अंतर्गत अपने प्राण त्यागे थे, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पर त्यागे थे? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर 297 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। अंतिम समय में इसने भद्रबाहु जैन मुनि से दीक्षा ली थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बताएं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, यहां पे देख रहे होंगे आप कि शब्द बदल दिए गए हैं, तो बताएं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आपको बता दें कि कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र थी, अभी मैंने आपको बताया, विशेष रूप से राजनीतिक, आप कह सकते हो कि राजनीति से संबंधित थी, आप कह सकते हो कि राजनीतिक नीतियों से संबंधित थी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संबंध, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति,
धन संचय, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, मतलब ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलें इसको बताएं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है, बताएं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज, और अभी मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था। और मैंने अभी आपको बताया कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बताएं, मेगास्थनीज इनकी एक पुस्तक भी है जिसको बोलते हैं इंडिका। रिमाइंडर किया करिए, जितनी चीजें याद आ जाएं नाम से उतना याद करने का प्रयास करिए, चीजें आपकी बेहतर होंगी। बताएं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी थी? इन 7 श्रेणियों में दार्शनिक वर्ग, कृषक वर्ग, पशुपालक वर्ग, कारीगर वर्ग, योद्धा वर्ग, निरीक्षक और सभासद वर्ग शामिल थे। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चले इसको बताएं, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया? अभी आपको बताया गया कि मेगास्थनीज जो था उसने समाज को, भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे वही प्रश्न है लेकिन भाषा बदल गई है। और दोनों के बारे में बता दें कि जहां पहला प्रश्न 2003-04 में पूछा गया था, वहां पर यह प्रश्न वर्ष 2017 में 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो आपको बताना है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किसके द्वारा किया गया? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन मेगास्थनीज द्वारा किया गया, अभी आपने देखा। और इन्होंने अपने विभाजन को अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आप देख रहे होंगे कितने सामान्य से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं प्राचीन भारत से। कहने का मतलब है यदि आप प्राचीन भारत को अधिकतम 3 से 4 दिन का समय दे देते हो और प्रत्येक दिन 6 से 7 घंटे पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से प्राचीन भारत से आपका एक भी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में गलत नहीं होगा। इसको बताएं, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? बताएं, इसको किसने लिखा है आपको बताना है। ये पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, किसने लिखी है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। टेरियस, पिलानी, टॉलमी या स्ट्रेबो या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन व व्यापार के अवसरों का वर्णन करती है। जो पुस्तक है ये नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करती है मिस्र और रोमन साम्राज्य के बीच, और इनमें से किसी के द्वारा या नहीं लिखी गई है। ई विकल्प इसका सही उत्तर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा? कौन सा स्रोत है जहां पर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? बताएं। आपको कल मैंने बताया था कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 30 सदस्यीय एक समिति की बात की थी और इन 30 सदस्यों से 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और इन्हीं 6 समितियों द्वारा पूरा का पूरा जो प्रशासन था उसको चलाया जाता था। तो ये कहाँ पे वर्णन है इसका वर्णन है इंडिका में। सी विकल्प सही उत्तर है, मेगास्थनीज की इंडिका में है, जहां पे नगर परिषद 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से संचालित की जाती थी और पिछली कक्षा में हमने इसकी बात किया है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो मौर्यकालीन प्रशासन में कुछ अधिकारी थे जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे एक थे अमात्य। अब जिनको पता है अमात्य क्या है वो अपने मन में बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे थे अग्रमात्य, तीसरे थे महामात्य, चौथे थे प्रदेष्टा
अगला है एस्ट्रोनोमोई, अगला है समाहर्ता। अब इतने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। अब जिनको याद है, आप में से जिनको भी याद है, वो निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। जैसे मैं बोलूंगा अमात्य, तो तुरंत आप बताओगे कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य शासन काल में योग्य अधिकारियों का एक समूह था जिसको बोलते थे अमात्य। तो अमात्य क्या था? अमात्य योग्य अधिकारियों का एक समूह था। अग्रमात्य क्या था? अग्रमात्य इस समय प्रधानमंत्री का पद था। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद को क्या बोलते थे? अग्रमात्य बोलते थे, ये आपको पता होना चाहिए। महामात्य क्या था? प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी। ठीक है, ये क्या होता था? प्रमुख अमात्य होता था और ये नगरों का अधिकारी होता था, जिसको महामात्य की संज्ञा देते थे। अगला था प्रदेष्टा। प्रदेष्टा क्या होता था? मंडल का प्रमुख होता था। ये क्या होता था? ये मंडल का प्रमुख होता था। और एस्ट्रोनोमाई के बारे में कल मैंने बताया था कि ये नगर का अधिकारी होता था। समाहर्ता, समाहर्ता के बारे में आपको याद करना है कि कर निर्धारण करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था इस समय काल में, उसको बोलते थे समाहर्ता। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न, पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चलिए बताएं। इनमें से आपको चुनाव करना है कि पाटिलपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। बताएं। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। देखो, पाटिलपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाई, और यदि हम इन चार विकल्पों की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन यदि इसी में ई विकल्प दे दिया गया होता, यदि इसी में ई विकल्प दे दिया गया होता तो हमारा जवाब बदल जाता, क्योंकि हर एक वंश, आपने पढ़ा था पिछली कक्षा में, हर एक वंश का जो शासक था उदयन द्वारा सबसे पहले राजगिरिया से पाटिलपुत्र राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो हर एक वंश के शासक उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र को राजधानी बनाया गया था, ये पता होना चाहिए। तो यदि ई विकल्प दिया होगा, मान लो यदि प्रश्न, अब ये वाला प्रश्न, सेम प्रश्न आज की तिथि में पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से ई विकल्प यहाँ दिया होगा और तब आपको ई विकल्प का चुनाव करना होगा। यदि ई विकल्प नहीं दिया है, या इनमें जो भी विकल्प दिए हुए हैं, चार ही विकल्प दिया, क्योंकि चार तो अब देगा नहीं, निश्चित रूप से ई विकल्प रहेगा। तो याद रखना है, सबसे पहले उदयन ने बनाई थी। यदि उदयन का नाम नहीं है और इसी तरह का प्रश्न है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली, आपको बताना है। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली, आपको बताना है। चलें, कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में कला की गांधार शैली की बात हो रही है, आपको जवाब देना है। बताएं। आप जानते होंगे कला की जो गांधार शैली थी उसकी यदि हम बात करें तो ये कुषाणों के समय में फली फूली। किसके समय में? कुषाण शासकों के समय में ये फली फूली। आपको पता होगा कनिष्क के बारे में। कनिष्क के शासन काल में जिन दो शैलियों का सबसे ज्यादा विकास हुआ, उनमें से एक थी आपकी गांधार शैली, दूसरी आपकी थी मथुरा शैली। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कनिष्क के शासन काल में किन दो शैलियों का सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है, तो वो दो शैलियां हैं। एक तो आपकी है गांधार शैली, दूसरी शैली जो आपकी है वो आपकी है मथुरा शैली। तो ये आपको पता होना चाहिए, गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, आपको बताना।
चले, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, कल इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, कई बार इस प्रश्न को देखा गया। चले बताएं, इसका सही उत्तर है कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर की बात हो रही है तो कनिष्क सही उत्तर है। आप जानते हो कि मैंने दो चीजें बताया था, एक बताया था कि बौद्ध धर्म और एक बताया था बौद्ध संघ, याद होगा सबको आपको। मैंने एक संगीति में बताया था कि बौद्ध संघ दो भागों में बंट गया था, एक बार मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। तो निश्चित रूप को आपको पता होना चाहिए कि कहां पर बौद्ध संघ दो भागों में बंटा है और कहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं चौथी संगीति की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। कौन कौन से भागों में? पहला था हीनयान और दूसरा भाग था महायान। तो याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई, यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान में। और इसमें आपको पता होना चाहिए हीनयान क्या था? हीनयान मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं कर रहा था। हीनयान जो था ये मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इनकी जो ग्रंथ थी वो पाली भाषा में थी, ये भी याद रखिएगा। पहली बात कि बुद्ध को एक भगवान के रूप में नहीं मानते थे, ये मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। और इनका जो ग्रंथ है, हीनयान का जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है। दूसरा है महायान। महायान में यदि हम देखें तो यहाँ पे मूर्त रूप में स्वीकार किया गया है, मूर्ति पूजा को इसे स्वीकार करते थे, मतलब भगवान बुद्ध की मूर्तियों की ये पूजा करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं इनका जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में। तो दो फैक्ट यहाँ पे आपने देखा कि हीनयान जो है ये मूर्त रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अमूर्त रूप में स्वीकार करते हैं बुद्ध को, और इनकी भाषा पाली भाषा में इनका ग्रंथ है। महायान शाखा मूर्त रूप में स्वीकार करती है और संस्कृत भाषा में इनका ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, महायान शाखा में भगवान बुद्ध को भगवान का स्वरूप माना गया है और भगवान की तरह से पूजा जाता है, जबकि हीनयान में भगवान बुद्ध की मूर्ति को नहीं पूजा जाता, बल्कि उससे जुड़े हुए, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की पूजा की जाती है। मतलब पीपल की पूजा की जाएगी, प्रकृति की पूजा की जाएगी, इनकी पूजा की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हीनयान और महायान। इसको बताएं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किसने भारत पर राज किया, आपको बताएं। आपको पता होगा शुंग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। और अपने अमात्य वासुदेव के द्वारा इसकी मौत हुई थी। इसके अमात्य वासुदेव ने षड्यंत्र कर इसको मार डाला था। और आपको बता दें कि वासुदेव जो नाम आता है, इन्होंने कर्ण वंश या कण्वा वंश की नींव रखी थी। तो इसका सही जवाब हो गया कर्ण वंश या कण्वा वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, बताएं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, आपको बताना। चलो बताएं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का जो क्रमिक पतन था ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात हो रही गुप्त काल की तो आपको बता दें इनके शासक जो हुए हैं, जैसे श्रीगुप्त आपको याद रखने हैं सबसे पहला। श्रीगुप्त के बाद दूसरे नंबर पर आपको याद रखने हैं घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त। तीसरे नंबर पर आपको याद रखने हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपको याद रखने हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद आपको याद रखने हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब आप देखोगे तो इनमें से जो पहले दो शासक हैं, पहले दो शासक का मतलब श्रीगुप्त और घटोत्कच,
ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। गुप्त काल में स्वतंत्र शासक जो पहले हुए वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए, इसके बाद समुद्रगुप्त हुए और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्हीं को माना जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाह्यान का आगमन हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय काल है इसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो गुप्त काल में यदि स्वर्ण युग की बात करें कि कौन से शासक का समय काल स्वर्ण युग था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था उसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जानते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला नंबर आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद अगला नाम आता है स्कंदगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ गए कुमारगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम बोला जाता है और इनको बोला जाता है नालंदा का वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा, नालंदा का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। स्कंदगुप्त प्रथम की बात करें यदि हम तो स्कंदगुप्त को याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त जो शासक हुआ करते थे ये अंतिम शासक थे गुप्त काल के और हूणों का आक्रमण जो हुआ था इन्हीं के समय काल में हुआ था। तो विशेष रूप से जब आपको गुप्त काल की वंशावली याद रखनी हो तो चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक याद रखना है और सबके जो फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इनमें से कौन सा बंदरगाह था जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, आपको बताना है। इनमें से कौन सा बंदरगाह था, बताएं। यहां पे आपको बता दें इसका सही जवाब है ई विकल्प, क्योंकि इस समय दो बंदरगाह प्रयोग में लाए जाते थे, एक पूर्वी तट पे एक पश्चिमी तट पे, जिनमें भड़ोच यदि हम बात करें तो भड़ोच आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी भारत में। दूसरा ताम्रलिपि की यदि हम बात करें तो ताम्रलिपि पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। तो ताम्रलिपि और भड़ोच इन दो बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ई विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए इसको बताएं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? बताएं, किसने सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। चलें, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो इसका सही उत्तर है इन सभी में से गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा अनुदान में भूमि दी, ये आपको पता होना चाहिए। गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी और होना चाहिए, जैसे इनके दरबार में 9 रत्न जो थे, इन 9 रत्नों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला यदि हम बात करें कि महाकवि कौन था, अब ये आपको याद है तो आप बोलते चलेंगे। दूसरे स्थान पे चिकित्सक, तीसरे स्थान पे यदि हम देखें तो जादूगर, चौथे स्थान पे यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्याकरणज्ञ। पांचवें स्थान पे आपको देखने को मिलेंगे ज्योतिषी। छठवें स्थान पे देखने को मिलेंगे वास्तुकार। सातवें स्थान पे देखने को मिलेंगे कोशकार। आठवां स्थान जो था वो था खगोल विज्ञान का खगोल विज्ञानी। और 9वां स्थान याद रखना है कूटनीति। अब इनमें से कौन कौन से व्यक्ति संबद्ध थे आपको पता होना चाहिए। जैसे जब बात करते हैं महाकवि तो महाकवि कालिदास। चिकित्सक कौन था इस समय काल में? चिकित्सक थे धन्वंतरी। तीसरे स्थान पे है जादूगर। जादूगर कौन थे? जादूगर थे बेताल भट्ट।
बेताल भट्ट, ठीक है। अब इसके बाद आ गया व्याकरणज्ञ, ये कौन थे? ये थे वररुचि, वररुचि, ये आपको पता होना चाहिए। ज्योतिषी कौन थे? ज्योतिषी के बारे में पता होना चाहिए, छपड़क यहाँ के ज्योतिषी थे। वास्तुकार की यदि हम बात करें तो शंकु वास्तुकार हुआ करते थे, शंकु, ठीक है। कोशकार की यदि हम बात करें तो अमर सिंह कोशकार हुआ करते थे, अमर सिंह कोशकार हुआ करते थे। खगोल विज्ञानी की बात करें तो आपसे नाम छुपा नहीं है, वराह मिहिर, ये खगोल विज्ञानी हुआ करते थे। और कूटनीति की बात करें तो घट करपर का नाम आपको याद रखना है, किसका? घट करपर, ये आपके 9 रत्न थे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सबके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे इसको बताएं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बताएं, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, आपको बताना है। बताएं, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, आपको बताना है। उपज का चौथा भाग, उपज का 6वां भाग, उपज का 8वां भाग या उपज का आधा भाग? बताएं। यहां पे यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उपज का जो था 6वां भाग, उपज का 6वां भाग था। और भूमि कर को यहाँ पे 2 नाम देते थे, एक देते थे उदंग्र और दूसरा देते थे भाग कर, ठीक है। तो भूमि कर को यहाँ पे उद्रंग और भाग कर कहा जाता था और उपज का 6वां भाग यहाँ पर राजस्व के रूप में लिया जाता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? बताएं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, आपको बताना है। 4 शासकों के वंशों के नाम यहां पर दिए गए हैं, बताएं। पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त? भागवत संप्रदाय की बात हो रही है और आप जानते हो भागवत संप्रदाय की बात होती है तो इसका सही जवाब है गुप्त, क्योंकि जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें से जो ज्यादा शासक हैं उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इनमें से ज्यादातर शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इनका जो राज चिन्ह था वो भी गरुड़ था, जो कि विष्णु भगवान का वाहन बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी को के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? बताएं, जवाब दीजिएगा। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? 4 नाम दिए हुए हैं, चलें जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट इसका सही जवाब है। इसको बताएं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक या शौनक, आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन है जो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? चले जवाब दीजिए। देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न था ये त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे बिहार राज्य सरकार ने सुश्रुत को जो है सही माना था, लेकिन इनका जो समय काल बाद में देखा गया, इनका जो समय काल पाया गया वो गुप्त काल के समय से 1000 वर्षों का अंतर है, तो इनको सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन आयोग ने ये विकल्प को सही माना था उस दौरान। आपको बता दें, ये पेशे से एक चिकित्सक थे, इनको बोला जाता था शल्य चिकित्सा का फादर, शल्य चिकित्सा से ये संबंधित थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी इतना याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, नहीं पूछा जाएगा।
ये याद रख लीजिएगा कि जो सुश्रुत हुआ करते थे ये सरल चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यहाँ पे एक नाम आप देख रहे होंगे सौमिला। सौमिला और शूद्रक, ये जो दो नाम हैं, सौमिला और शूद्रक, ये जो हैं ये क्या थे, एक नाटककार थे। ठीक है, ये एक नाटककार थे। सौनक की यदि हम बात करें तो ये एक ऋषि थे। ठीक है, तो सौनक एक ऋषि थे, सौमिला और शूद्रक नाटककार थे, और सुश्रुत जो थे ये शल्य चिकित्सा से संदर्भित थे। ठीक है, त्रुटिपूर्ण था क्योंकि समय काल का अंतर था, बाकी चीजें सही थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, बताएं। चीनी यात्री ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? 4 दिए हुए हैं, और आपको बता दें 637 ईस्वी में इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था। डी विकल्प सही उत्तर। कल इसके बारे में डिटेल में बात हुई है, इसलिए आज डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बताएं। ह्वेनसांग के समय मतलब सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत में सूती कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आपको बताना। चलो जवाब दीजिएगा, सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? इस समय काल में यदि हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा, और मथुरा आज के समय में यदि हम देखें, एक जिला एक उत्पाद जो कि उत्तर प्रदेश चला रही है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रत्येक जिले का एक उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद बनाया है इन्होंने। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यदि हम मथुरा को देखें तो स्वच्छता से संबंधित जो उपकरण हैं वो आज मथुरा में बनते हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित उपकरणों के लिए मथुरा जाना जाता है, विशेषकर जो सैनिटरी से संबंधित उपकरण है। ठीक है, अगला, कवि बाण निवासी थे कहाँ के? कवि बाण कहाँ के निवासी थे आपको बताना है। आप जानते हो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और ये पाटिलपुत्र के निवासी थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो रचना है कुछ पता होना चाहिए, जैसे हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, इनकी कुछ रचना है जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? चंडी शतक, हर्षचरित और कादम्बरी इनकी प्रमुख रचना है, पाटिलपुत्र से ये संबंधित। ठीक है, हर्षवर्धन के समय काल से है। इसको बताएं। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? इसने नालंदा में अध्ययन भी किया था, और 671 से 672 ईस्वी की बात आती है जब इन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया था, यहाँ पे अध्ययन किया था। तो 671 से 672 की बात आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उपयुक्त में से कोई। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बताएं। किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? यहाँ पे 2 विकल्प में आप देख रहे हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। एक में फर्स्ट कर लीजिएगा, एक में द्वितीय। मतलब एक विकल्प में है चंद्रगुप्त, यहाँ पे है चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इस आधार पे आप अपने उत्तर का चुनाव करिए। चीनी यात्री फाहियान के बारे में बात हो रही है कि किसके समय काल में भारत आया, और अभी जब मैंने आपको गुप्त वंशावली बताई थी, गुप्त शासकों के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने रुक कर बताया था कि इन्हीं के समय काल में फाहियान भारत आया था। तो यदि याद है तो बताएं। ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के हराने के उपलक्ष्य में किसके सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, इस समय काल में कुछ नाम, कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे विदक भागम। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कौशेय, तीसरा आप देखोगे संस्कृत, चौथा आप देखोगे मृच्छकटिकम। अब विदक भागम यदि हम बात करें तो विदक भागम सिंचाई कर हुआ करता था इस समय काल में। कौशेय मतलब ये संबंधित था, रेशम का पर्याय होता था ये। संस्कृत का मतलब यहाँ पे है कि गुप्तकालीन उच्च लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा
संस्कृत थी। मृच्छकटिकम की बात आ रही है तो आप जानते हो एक लेखक थे जिनका नाम था कवि शूद्रक। तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, जो कि इसी काल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके समय काल में भारत आया? हो गया ये। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, जब गुप्त वंशावली में बता रहा था तब मैंने आपको बताया है और आपको बताना है। बताएं। सॉरी, माफ करिएगा, जुकाम से थोड़ा पीड़ित हूं, इस वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक जो गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कुमार गुप्त के ही समय के हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक गुप्तकालीन जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो इन्हीं के समय काल के हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक अभिलेख आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बिलसद अभिलेख है, जो गुप्तों की वंशावलियों विशेषकर कुमार गुप्त तक इसमें जानकारी दी गई है। तो बिलसद अभिलेख जो है इसमें कुमार गुप्त तक की जानकारी गुप्त वंशावलियों से संबंधित मिलती है। इसको बताएं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहां से था? चले बताएं, कहां से था? 4 विकल्प हैं, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा। ये बताते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा, सुमात्रा से था। इसको बताएं, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? बताएं, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना के लिए तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो इसका सही उत्तर है बालपुत्र देव। सी विकल्प, बालपुत्र देव इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, सिथियंस, मुगल, कुषाण और मुसलमान। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर जो है, थोड़ा सा शब्दों का इस तरह से शब्द नहीं देने चाहिए थे, लेकिन आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का प्रमुख कारण है बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में जो तुर्क आक्रमण हुआ था। उन्हीं तुर्क आक्रमणों को कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के प्रमुख कारण थे। तो तुर्क आक्रमण विशेष रूप से कारण थे, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसके बताएं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? कौन सहयोगी था खजुराहो मंदिर के निर्माण में? आपको बताना है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार? आप जानते हो कि इसका निर्माण चंदेल शासकों के दौरान हुआ था। वर्ष 950 से 1050 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ था। और जो आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर मंदिर जो देखने को मिलता है वो आता है कंदारिया महादेव का मंदिर। ये भी आपको पता होना चाहिए। कंदारिया महादेव का मंदिर इनमें सर्वोत्तम है और चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित है। इसको बताएं, विक्रमशिला केंद्र शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? अभी तक आपने नालंदा देखा, अब बात हो रही है विक्रमशिला की। तो बताएं, विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? चलें, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। धर्मकाल की बात करें यदि हम, तो ये पाल वंश से जुड़े हुए हैं, पाल वंश के शासक हैं। और पाल वंश की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना किया था गोपाल ने। ये आपको पता होना चाहिए कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। और पाल वंश का जो शासन काल था
वो 800 से 1200 ईस्वी तक चला था। ये आपको पता होना चाहिए, पाल वंश का शासनकाल 800 से 1200 ईस्वी तक चला था। और धर्मपाल जिसने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, इसको उत्साही बौद्ध भी कहा जाता था। इसका उपनाम था उत्साही बौद्ध। इसके साथ साथ परम सौगात के नाम से इसके लेख देखने को मिलते हैं। परम सौगात लेखों के नाम इनके देखने को मिलते हैं। विक्रमशिला में बिहारों की जो स्थापना थी उसका श्रेय धर्मपाल को जाता है। इस प्रश्न से आपने समझ लिया। यहाँ पे आपने देखा देवपाल, देवपाल आपने नाम देखा है। यहाँ पे देवपाल के बारे में बता दें कि 5 गांवों को इन्होंने दान में दिया था। अभी पूर्व के प्रश्न में बताया गया था, इन्होंने 5 गांवों को दान में दिया था। क्यों दिया था? नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना हेतु। किसके कहने पे, किसके निवेदन पे दिया था? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव ये क्या थे? ये जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे जिन्होंने निवेदन किया था, और इन्हीं के निवेदन पर देवपाल ने 5 गांवों को दान में दे दिया था नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना के लिए। ठीक है, चले इसको बताएं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, आपको बताना है। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य की जब बात करते हैं तो इनमें पहला नाम आपको देखने को मिलता है कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में कहीं भी नहीं हुआ है। इसको बताएं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, आपको बताना है। चलो बताएं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर जो विख्यात था, ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ठीक है, अब इस समय में यदि हम देखें तो इनके साहित्य हुआ करते थे जिनको बोलते थे तुल्का तोल्कापियम, और इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। सबसे पहली बात, द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है ये तोल्कापियम, द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है। दूसरा, अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का ये प्राचीनतम ग्रंथ है। तोल्कापियम जो है ये अभी तक उपलब्ध संगम साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सूत्र शैली में इसकी रचना की गई है, और इसके जो प्रणयनकर्ता जो इसके हैं, इनका नाम है तोल्कापियर। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ही रखा गया है, तोल्कापियर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि संगम साहित्य का आप कह सकते हो महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोल्कापियम, और द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है ये। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तोल्कापियम। इसकी रचना किया है, इसके प्रणयन करता है तोल्कापियर, और अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में तोल्कापियर जो थे ये सर्वश्रेष्ठ थे। अगस्त ऋषि के 12 प्रमुख शिष्यों में तोल्कापियर सर्वश्रेष्ठ थे, जिनके द्वारा इनका संकलन किया गया है। और आपको बता दें सूत्र शैली में ये रचित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अभी एक एक आ रहे हैं, जवाब तुरंत दीजिएगा। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है, और मुद्रा राक्षस की रचना किया है विशाख दत्त ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन से हैं? बताएं, जल्दी बताएं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। डी विकल्प सही उत्तर है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन हैं? बताएं। पुस्तकों से संबंधित प्रश्न एक साथ दिए हुए हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? इसके लेखक हैं महाकवि भास। चलिए इसको बताएं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, आपको बताना है।
कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? इसका सही उत्तर है कालिदास। कालिदास इसका सही उत्तर है। अब आप लोगों के लिए अनिवार्य सूचना कि प्राचीन भारत जो था वो समाप्त हो चुका है, प्राचीन भारत का अध्ययन समाप्त हो चुका है। अब आप मध्यकालीन भारत देखेंगे। आगे की जो आपकी चर्चा होगी वो मध्यकालीन भारत से होगी, लेकिन उससे पहले आपको जो गैप मिलेगा उन दिनों में आप प्रयास करिएगा कि कुछ चीजों का आपका रिवीजन हो जाए, जिससे कि प्रश्न आप आसानी से समझ सकें, प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। और जब आप प्रश्नों को हल करेंगे, सकारात्मक रूप में परिणाम आएगा, तो निश्चित रूप से आपका मनोबल बढ़ेगा। और परीक्षा के दिनों में मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। लगातार मनोबल यदि बढ़ता रहता है तो चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं, हमारे पक्ष में होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्यकालीन भारत का अध्ययन करके हम अगली कक्षा में उपस्थित रहेंगे, जिससे कि प्रश्नों की अच्छे से समझ हमें हो सके। तो आज की जो चर्चा है उसकी यहीं पर समाप्ति करते हैं। सोमवार को फिर मिलते हैं और सोमवार को मध्यकालीन भारत से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो के 2 दिन बाद, जब भी आपको ये वीडियो मिलता है उसके 1 दिन के गैप के बाद अगले दिन से आपको मध्यकालीन भारत से संबंधित चर्चा देखने को मिलती है। तिथि मैं नहीं बता सकता, दिन नहीं बता सकता कौन सा होगा, लेकिन जब आपको ये वीडियो मिलती है उसी के 1 से 2 दिन के बाद आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की भी चर्चा से संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कम से कम 1 लाइक तो बनता है, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइक में कंजूसी मत करिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा भी निरंतर आपके लिए इसी तरह से उत्साहवर्धक कक्षाएं आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार।